हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे। चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो आइए, पहला इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह जो कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, है कि नहीं? हाइड्रोजन मिलता है, ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। अच्छा, ये दोनों मिल जाते हैं तो मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जल तरल पदार्थ है, ठीक है ना। अब ये दोनों गैस मिलकर क्या बना जाते हैं? तरल पदार्थ बना जाते हैं। तरल पदार्थ बना देते हैं, द्रव्य बना देते हैं ना। तो सोचने की बात है यही कि जो दो यहाँ पे गैस मिलकर एक तरल पदार्थ बना जाए तो नया पदार्थ बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अब हाइड्रोजन भी गैस जो है कि ज्वलनशील है, ऑक्सीजन भी ज्वलनशील है, लेकिन जल जो है कि ज्वलनशील नहीं है। ये आग को बुझाने का काम करता है कि नहीं? तो एक नया पदार्थ बन गया। तो कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता, उलट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाष्पीकरण है, ऊर्ध्वपातन है, आवासन है, अपकेंद्रीकरण है, तो इसको उलट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब भौतिक विधि से इसका उल्टा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होता है उसको ध्यान से पढ़ना है। तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी अवस्था जो होगी वो परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसे जल है, पानी है, पानी को यदि हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम फ्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, उसको फ्रीज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? फिर वो उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। अब पहले द्रव्य में रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक उसको तापमान हम दे देते हैं, ठंड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं उसको। फ्रिज में आप पानी रखते हैं, देखते हैं ना, पानी रखते हैं तो क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। तो पहले पानी था लेकिन अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हो गया, है ना। इसी प्रकार का है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। अच्छा, उसके रंग में परिवर्तन भी हो जाता है, उसका कलर बदल जाता है। जब अभिक्रिया उसके बीच होती है तो उसका कलर बदल जाता है, ठीक है। तापमान में परिवर्तन, और उसके तापमान में भी परिवर्तन हो, जब उसका टेम्परेचर होता है तो वो उसके तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर जब अभिक्रिया होती है एक दूसरे से तो यहाँ गैस का भी उत्सर्जन होता है। आगे आपको ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से ये समझने को मिलेगा। मिस ये ध्यान रखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आइए हम दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जो दैनिक हमारे जीवन में, जो रेगुलर की ज़िंदगी में जो हमारी अभिक्रिया होती है, तो ये हम जानते हैं हमारे रेगुलर की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है? भोजन का पाचन, ये हर एक व्यक्ति का होता है, भोजन करता है कि नहीं? श्वसन करता है, ये भी हर एक व्यक्ति करता है। और लोहे पर जंग लगना, है ना, लोहे पर जंग लगना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, है ना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप जितने भी नए हमारे चैनल पे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपको इसका हेल्प और सहायता मिल पाए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे जो रेगुलर की ज़िंदगी है ना, प्रत्येक दिन की जो ज़िंदगी, हर एक दिन जो हम जीवन जी रहे हैं, तो ये हर दिन के जीवन जीने में ये सारी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत होती है। भोजन का पचने में भी, श्वसन में भी, लोहे पर जंग लगना हो या दही का बनना हो, ये सारी रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो इस तरह से जैसे अभी आप देखते हैं दूध होता है, दूध तरल पदार्थ होता है। जब हम उसको जोड़ नहीं जानते हैं ना, वो डाला जाता है, खट्टा पदार्थ कोई डाल जाते हैं तो क्या हो जाता है वो उसमें, तो वो दही बन जाता है। हाँ, तो बच्चों अब आएंगे हम नेक्स्ट जो है कि यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। अभिकारक क्या होता है? तो कह रहे ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, ठीक है। ये उत्पादक ऐसा कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ठीक है ना। तो ये इसका डिफिनेशन है। तो आइए हम अभिकारक के बारे में थोड़ा सा एक देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए भाग लेते हैं ना, तो वह क्या होता है? हमारा ये अभिकारक होता है। उत्पादक क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या होते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो जल उत्पाद हो गया,
जल क्या हो गया, उत्पाद हो गया। समझ रहे ना। अब मतलब यहाँ पे देखिए दोनों गैस है, गैस मिलकर जब क्या बना, तरल पदार्थ बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्पाद हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन अभिकारक हो जाता है। हाइड्रोजन क्या हो जाता है, अभिकारक हो जाता है। आइए हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों या सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों और सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि अभिकारक और उत्पादकों, जो प्रतीक की बात हो रही, प्रतीक जैसे सिंबल होता है, पहचान जिससे होती है। जैसे अब हम लोग का नाम होता है तो नाम के पीछे हम लोग टाइटल लगाते हैं। और जैसे मान लें कि हमारा भारत का जो झंडा है ये प्रतीक है, तिरंगा है ना। तो इसी तरह इसमें कह रहा है कि ऐसे पदार्थों को प्रतीक और सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है और प्रतीकों के साथ उनके भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रतीक है O है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का N है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए सॉलिड को एस का प्रतीक है। सॉलिड मतलब ठोस होता है, ठोस का जो है कि एस से दिखाते हैं। लिक्विड जो होता है द्रव एल से दिखाते हैं। गैस होता है जो जी से दिखाते हैं। और एक्वियस जो होता है जलीय विलयन, उसको AQ से दिखाते हैं, है ना। तो ये सारे प्रतीक हैं, अभी जो हमने बताया ये सभी प्रतीक हैं। इनके माध्यम से जब हम कोई भी अभिक्रिया कराते हैं तो उनके बीच में इसकी एक पहचान होती है, तो वो लिख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे समझेंगे, मैग्नीशियम रिबन का वायु मतलब ऑक्सीजन में दहन मतलब होता है जलाना, ठीक है ना। दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में हम जलाते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उसके प्रतीक के माध्यम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो O से दिखाते हैं, नाइट्रोजन है तो N से दिखाते हैं, हाइड्रोजन है तो H से दिखाते हैं। मीन्स इस प्रकार से बहुत सारे जो है प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद हो जाता है ना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये अभिकारक होते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। दोनों मिल जाते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है, इससे बनने वाला जो पदार्थ होता है वो उत्पाद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है अभिकारक होते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे Mg है, ठीक है। Mg को जब हम O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, जब मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये, अभी देखिए यहाँ पर Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को जब हम जलाते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसको देखिए यहाँ पर प्रतीक के माध्यम से ही दिखाया गया है। Mg जो है प्रतीक के माध्यम से दिखाया गया, मैग्नीशियम को, ऑक्सीजन को भी प्रतीक के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये प्रतीक वही ऊपर वाले में बता रहा था कि ये रासायनिक अभिकारों और उत्पादकों में पदार्थों को प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है ना, प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, Mg के साथ जब O2 ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये अभिकारक है कि नहीं है। कह रहे कि जो पदार्थ जब जिनसे मिलता है तो वो अभिकारक हो जाते हैं, और इनके मिलने से जो चीज़ बनता है वो उत्पाद हो जाता है। देखिए MgO उत्पाद हो गया, है ना। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण में जो है कि लेफ्ट साइड में जो होता है अभिकारक होता है और राइट साइड में उत्पाद होता है। तो विशेष ध्यान इस पर दिया जाएगा, इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। इसमें एक परिभाषा के रूप में पूरी तरह से दिखाया गया है, ठीक है ना। तब इस तरह से देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिल गया है तो इन पे जब दहन किया गया है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो MgO बन जाता है। तो यह संतुलित नहीं है, तो संतुलित नहीं होता है जो समीकरण, उसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं या कंकाली कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम संतुलन करना सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कि हमें प्रतीक के माध्यम से ये बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे Mg है तो Mg हमारा क्या है, ये
सॉलिड है तो सॉलिड मतलब ठोस को हम किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। और यहाँ पे O2 जो ऑक्सीजन है ये गैस है तो इसे G से दिखाते हैं। और ये रिएक्शन अभिक्रिया की चिन्ह है जिसको हम किसी भी रिएक्शन अभिक्रिया में दिखाते हैं। और यहाँ पर जो MgO बन जाता है तो MgO भी हमारा क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है कि इसको सॉलिड एस से दिखाएंगे। तो इस प्रकार से जो है कि हम समीकरण को अगले पेज में संतुलित करना भी सीखेंगे, ठीक है ना। और इतना याद रखिएगा कि जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे कंकाली कहते हैं। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर देखिए अभिकारक में फेरस है जिसको हम लोहा बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। यहाँ पर है H2O है और यहाँ पर उत्पाद में जो है कि Fe3O4 है, ठीक है ना। फेरस ऑक्साइड हो गया और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे दो पक्ष होता है, एक लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड में जो होते हैं ये हमारे अभिकारक होते हैं और राइट साइड में हमारे क्या होते हैं, उत्पाद होता है। तो उसमें परमाणु की संख्याओं को हम गिनती करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे परमाणु की संख्याओं को गिन कर जो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट जो बनाया गया है। तो ब्रैकेट में जो है तत्व का नाम लिखा गया है, अभिकारक है और उत्पाद है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें गिनती करके उसके अभिकारक वाले पद को और उत्पाद वाले भाग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करते हैं देखते हैं हम। यहाँ पर अब क्या करेंगे, Fe प्लस H2O जब अभिक्रिया करती है तो Fe3O4 प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे फेरस का 1 है तो यहाँ पर हम अभिकारक में 1 लिखेंगे और यहाँ उत्पाद में देखिए फेरस का 3 है, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लिखेंगे और उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर अभिकारक में ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा अभिकारक में और ऑक्सीजन जो है उत्पाद में 4 लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फेरस जो है हमारा Fe जो है फेरस, ये जो है हमारा क्या है, यहाँ पे संतुलित नहीं है। अभिकारक में जो है संख्या उतना उत्पाद में नहीं है इसलिए संतुलित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है ना, इसलिए संतुलित कहाँ है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखते हैं, अभिकारक में देखते हैं और उत्पाद में देखते हैं तो इनकी संख्या बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है और उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 है। या देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में राइट साइड में 2 है इसलिए समान हो गया, बराबर हो गया ना। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या है, देखिए तो ऑक्सीजन का 1 है तो यहाँ पर उत्पाद में ऑक्सीजन का कितना दिया है, 4 दिया है, देखिए ध्यान से 4 दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको जब हम क्या करते हैं, जब ब्रैकेट लगाते हैं तो ब्रैकेट लगाते तो ये अस्थायी हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको जब संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लगा देते हैं और ब्रैकेट लगाने के बाद हम ऐसी संख्याओं को लेते हैं जो इसको क्या करें, संतुलित करें। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे फेरस यहाँ पे क्या है, उत्पाद में 3 है तो अभिकारक में नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो उत्पाद में है वही संख्या का अभिकारक में गुणा कर देते हैं। और जब गुणा कर देते हैं तो उसको ब्रैकेट से बाहर रखा जाता है क्योंकि वो उसका गुणांक हो जाता है और गुणा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, फेरस का 3 हो गया तो अब उत्पाद में भी 3 है तो ये दोनों संतुलित हो चुके हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन इसका 2 है तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन, यहाँ उत्पाद में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, मीन्स ये क्या है, संतुलित है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 4 है। तो इसको बराबर करना है तो वही संख्या जो उत्पाद में 4 दिया ना उसी का गुणा कर देते हैं तो ये संतुलित हो जाता है। देखिए 1 चौको 4 होगा। तब क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के बाहर जो है कि जो ब्रैकेट लगा उसमें 4 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का गुणा कर देते हैं तो इस तरह से अब देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है कि H2 है ना, तो H2 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा ना। तब ये देखिए अभी संतुलित नहीं हुआ, इसके लिए अभी संतुलित करने के लिए प्रोसेस है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। हाइड्रोजन जब वहाँ पे 8 हो जाता है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब इसमें हाइड्रोजन 2 है तो उसमें 4 गुणा कर देंगे तब ये जो है कि जाके 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाता है, तब जाके संतुलित होता है, तब जाके ये क्या हो जाता है, संतुलित होता है। यहाँ पर देखिए अब ये ब्रैकेट से बाहर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं और उसमें गुणा करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि बीच में नहीं रख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इस तरह से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ प्रोसेस बाकी है। अब देखिए अब उत्पाद में था
अभिकारक में 8 हो गया तो उत्पाद में केवल 2 ही था। तो अभी ये भी जो कंप्लीट नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, 4 का उसमें गुणा कर दिए हैं। तो 4 गुणा करें तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 8 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, वही 4 फिर क्या करेंगे, देखिए हमारे उत्पाद में जो हाइड्रोजन है उसके आगे जो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इस तरह से हम बहुत सारे रासायनिक समीकरण का संतुलन सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा था, लेकिन अब आइए इसको भौतिक अवस्था में इसको नहीं बताए हैं, भौतिक अवस्था रूप में नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो फेरस है Fe, ये सॉलिड है। तो सॉलिड है तो इसको प्रतीक के माध्यम से S से दिखाते हैं। और यहाँ पे H2O है तो ये हमारा जल है, 4H2O जल है। तो जल को किस पे दिखाते हैं, लिक्विड से। लिक्विड को L, स्मॉल l बोलते हैं, है ना, लिक्विड बोलते हैं। अब यहाँ पे Fe3O4 है तो ये भी हमारा क्या होता है, सॉलिड है। तो सॉलिड है तो ऐसे दिखाएंगे। और यहाँ पे H2O ये जल है तो जल क्या है यहाँ पर, सॉरी हाइड्रोजन है, H है ना, तो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, गैस के रूप में, तो इसको G से हम दिखाते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से हम जो कि रासायनिक समीकरण संतुलित कर लेते हैं। तो आइए एक छोटा सा हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझते हैं, देखते हैं। जैसे Mg है, यहाँ पर लिखा हुआ मैग्नीशियम जो है यह ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। तो जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करती है तो ये क्या बन जाती है, MgO बन जाता है। तो जिस तरह से हम ऊपर वाले समीकरण में जिस तरह से संतुलन हमने सीखा है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे में भी क्या करेंगे, संतुलन करना सीखेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा आसान है ना। तो इस तरह से आपको ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें तत्व अभिकारक उत्पाद लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर तो बड़े साधारण रूप से इसको हम क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे अभिकारक में Mg जो है, हाँ, तो आप Mg जो 1 है तो वहाँ पे उत्पाद में भी Mg 1 है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उत्पाद में भी 2 का गुणा करेंगे। जब 2 का गुणा करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन भी क्या हो गया, अभिकारक में 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर अब संतुलित नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे उत्पाद में 2 हो गया है, तो यहाँ पे अभिकारक में नहीं था, इसलिए क्या करना पड़ा है, हमको 2 का वहाँ गुणा करना पड़ा। तो ऐसे जगहों पर जो कि ऐसे समीकरणों में हम आसानी से इसका हल कर सकते। तो जो थोड़ा बड़ा होगा समीकरण तो थोड़ा उसमें मेहनत जाएगा, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष से जी मैंने यहाँ पे देखिए 2Mg जो है, तो मैग्नीशियम जो सॉलिड है तो S से दिखाएंगे भौतिक प्रतीक रूप में। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है तो G से दिखाएंगे, तो ये बन गया 2MgO, ये भी सॉलिड बन जाता है, तो इसे S से दिखाते हैं। आइए अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि देखिए आपका लिखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या लिखा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण मतलब होता है सुरक्षा देना, उसको सेव करना, बचाना, ये नियम हम पढ़े। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। ये इसका परफेक्ट जो है कि डेफिनेशन है। आप इसको याद कर लेंगे तो तैयारी भी हो जाएगी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इसमें कोई निर्माण नहीं होगा और न विनाश होगा, ये परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक होते हैं एवं उसके बाद जो उत्पाद बनते हैं, तो प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, निष्कर्षण है। मतलब ये इसका रिजल्ट होना चाहिए कि जो अभिकारक है ना, तो अभिकारक के जो परमाणु हैं तो उनकी जो संख्याएं हैं वो समान होनी चाहिए, और जो उत्पाद है तो उत्पाद में बराबर होनी चाहिए, तभी जाकर होगा। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आइए पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, जोड़ना, है ना। संयोजन अभिक्रिया का मतलब जोड़ना। तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पादक बनाते। एकल मतलब अकेला, कारण इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पादक बनाते हैं। एकल मतलब अकेला उत्पाद ये बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए A है, ठीक है ना, प्लस B है, तो ये मिलकर क्या बना देगा, C बना देगा। A और प्लस B मिलकर क्या बनाता है, C बना देता है। तो यहाँ पे जो C है ना वो एकल उत्पाद है, अकेले का उत्पाद है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन था। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया भी जाएगा, उदाहरण के माध्यम से। आइए हम समझ लेते हैं। कोयले का दहन मतलब कोयले को जब जलाया जाता है तो होता क्या है, यहाँ पे कोयला जो होता है C
कार्बन जिसको बोलते हैं ना, तो ये जो है कि क्या होता है, सॉलिड होता है। कार्बन यहाँ पर सॉलिड होता है और O2 जो है कि हमारा क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन जो हमारा यहाँ पे है, तो ये गैस होता है जिसको G से हम यहाँ पर दिखाए हैं भौतिक प्रतीक के रूप में। तो जब इनकी अभिक्रिया होती है तो क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो ये गैस बन जाता है, इसलिए इसको G के प्रतीक से दिखाया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों, ये समझ में आपको अच्छी तरह से आएगा। और दूसरा पॉइंट है जल का निर्माण। तो जल का निर्माण आज देखते कैसे होता है जल का निर्माण। तो यहाँ पर क्या था, 2H2, मतलब ये 2H2 कितना हो गया, ये गैस है, और प्लस उसमें ऑक्सीजन जब मिला देंगे थे, ठीक है ना, दोनों गैस है, तो जो दोनों गैसों में मिलाया जाता है तब अभिक्रिया जब होती है तो 2H2O बन जाता है। यहाँ पर जल का निर्माण हो जाता है। कितना निर्माण हो जाता है, किसका, जल का। आइए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो कह रहा है कि वियोजन का मतलब उसका उल्टा होगा, संयोजन का क्या होता था, उल्टा होता है। कह रहा है कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है। मतलब कह रहा ना कि इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। बस सिंपल, बहुत आसान सा यह परिभाषा इसका है, आप याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा, 1 मिनट चुटकियों में याद हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर देखिए अभिकारक था, अभिकारक टूट गया है और टूटने के बाद देखिए B और प्लस C बन गया है, मतलब 2 भाग में बन गया है ना। तो इसी को कह रहा है कि जब अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक, पर वियोजन अभिक्रिया जो है कि 3 प्रकार के, उसमें वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। उसमें वियोजन किसे कहते हैं, उसमें मतलब उष्मा होती है, गर्माहट जिसमें होती है। औष्मीय वियोजन जो होता है तो कह रहे कि अभिकारक या उष्मा गर्मी द्वारा किया गया होता है। ठीक है ना, अभिकारक का उष्मा गर्मी द्वारा, तो उसमें वियोजन में अभिकारक का उष्मा गर्मी द्वारा किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये सॉलिड है, ठीक है ना, इसमें उष्मा देते हैं, इसको गर्माते हैं, इसको गर्म करते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, CaO बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, और यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बदल जाता है या गैस में बन जाता है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि इसमें उष्मा देकर जो है कि इसको अलग किया जाता है, उष्मा देने के बाद इसको अलग किया जाता है, तो वो उष्मीय वियोजन हो गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा दिया वैद्युत वियोजन। वैद्युत मतलब बिजली होता है, ठीक है ना, जिसमें बिजली प्रवाहित करते हैं। तो कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन, जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है तो उसके द्वारा इसमें वियोजन होता है। मतलब ऐसे में समीकरण को जब हम विद्युत धारा देते हैं ना, बिजली देते हैं, बिजली प्रवाहित करते हैं, तब जाके उसमें क्या हो जाता है, ये 2 अलग अलग उत्पादकों में बंट जाता है या टूट जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया 2H2O, ये लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है, ये 2H2 बन जाता है। ठीक है ना, 2H2 ये गैस बन जाता है, और यहाँ पे O2 ये भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन बन जाता है, ये भी गैस हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो है कि H2O और O2 दोनों जो है क्या हो गया, अलग अलग जो है कि भाग में बट गया है। तो इसी में धारा प्रवाहित होने की वजह से बटा है। अब इस प्रकार प्रकाशीय वियोजन पढ़ेंगे। प्रकाशीय वियोजन का मतलब, प्रकाशीय मतलब प्रकाश का, वियोजन मतलब होता है अलग होना। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, तो उसके उपस्थिति में जो होने वाला वियोजन रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया है 2AgCl, ये हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है ना, 2AgCl, तब इसमें सूर्य का प्रकाश है। तब यहाँ पर उत्पाद देखिए 2 भागों में बट गया। यहाँ पे 2Ag बन गया जो सॉलिड है, सॉलिड को S से दिखाते हैं, और Cl जो हमारा गैस है इसे C से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश यहाँ पर दिया गया। जब सूर्य का प्रकाश दिया तो प्रकाशीय वियोजन होने के बाद ये 2 चीज़ें बन गई है। ठीक है ना, यहाँ पर 2Ag बन गया और प्लस क्या हो जाएगा, Cl बन गया। तो इस अभिक्रिया का उपयोग कह रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता था। श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब क्या है आप नहीं जानते, क्योंकि अभी तो बहुत डेवलप हो गया। पहले जरूर श्याम श्वेत का मतलब होता था ब्लैक एंड व्हाइट आता था उसमें। आइए हम पढ़ते हैं अब विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब होता है विस्थापित करना, एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। विस्थापन का मतलब ये होता है विस्थापन का एक से दूसरे स्थान। जैसे इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील, मतलब अधिक क्रियाशील वाला जो होगा ना क्या करेगा, वो कम क्रियाशील के तत्वों को उसमें यौगिक में विस्थापित कर देता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि Fe, जैसे यहाँ पर लोहा है, ये हमारा क्या है, सॉलिड है। Fe हमारा क्या है, सॉलिड है। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट मिलाते COSO4, ठीक है ना, ये एक्वस है।
एक्वस के पीछे हम प्रतीक बताए थे। और यहाँ पे FeSO4 लोहे का सल्फेट बन गया और यहाँ पर क्या होगा कि वो कॉपर बन जाता है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये देखेंगे संतुलन की बात यदि मिलाएंगे तो संतुलन को आप मिला सकते हो, क्योंकि पहले भी आपको ब्रैकेट देकर इसके बारे में बता दिया गया है कि किस तरह से हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो फेरस जो लोहा है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर जो कॉपर है, तो ये जो है कि मिलकर दोनों क्या होता है बताएं, CuSO4 कॉपर जो सल्फेट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फेरस से जो है कि यहाँ पर SO4 फेरस के साथ जो है कि SO4 जो है कि उसका देखिए सेकंड विस्थापित होगा कि नहीं, विस्थापित हो गया। यहाँ पे फेरस है, अब वहाँ पर देखिए SO4 विस्थापित हो गया है। तो फेरस के साथ जो है कि जब SO4 जब विस्थापित हो जाए तो ये बन जाता है फेरस सल्फर ऑक्साइड। तो इस तरह से जो है कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। द्वितीय विस्थापन का मतलब जिसमें दो विस्थापन होता है, जिसमें दो परिवर्तन होते हैं, बदलाव होता है। जैसे कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो या अधिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जो आयन होते हैं, धनायन ऋणायन होते हैं ना, तो उसके वजह से उसके के आदान प्रदान से होता है, लेने देने की वजह से। यहाँ पर देखिए Na2 है और SO4 है, मतलब ये सोडियम सल्फेट है, ये एक्वियस है। अब यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है जिसको BaCl2 बोलते हैं, तो बेरियम क्लोराइड है, ये हमारा अभिकारक है। और इधर जो बना है तो बेरियम सल्फेट बन गया है BaSO4। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकंड वाले जो पॉइंट में जो बेरियम सल्फेट Ba के साथ जो है कि SO4 का क्या हो गया है, ये कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है ना। Ba के साथ जो है कि SO4 की जोड़ी बनी है, तो ये बेरियम सल्फेट बन गया है जो सॉलिड बना हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि फर्स्ट वाले में जो अभिकारक है तो Na2 बच रहा था, तो इसमें ने क्या किया Na2, और यहाँ पर देखिए दूसरे में Cl2 बच रहा है। तो दोनों में दो ही कॉमन है ना, तो उसको क्या किया गया, यहाँ पर प्लस रख के जो है उत्पाद कर रहा 2 NaCl खाली रख दिया, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। आप आसानी से ऐसे जो है कि समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं जिसमें दो विस्थापन हुआ है, इसलिए इसको द्वितीय विस्थापन कहते हैं। देख रहे हैं ना, इसमें दो विस्थापन है उत्पादक की तरफ। BaSO4 हो गया, उसमें हो गया Ba के साथ SO4 हो गया, और ये 2 NaCl हो गया तो Na के साथ Cl हो गया, तो इसे ही द्वितीय विस्थापन होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि इसमें आयन का देखिए आदान प्रदान होता है। इसलिए यहाँ पर आज पढ़ेंगे बेरियम जो सल्फेट है BaSO4 के सफ़ेद अविलेय, जो विलय नहीं होता, घुलता मिलता नहीं है ना, अवक्षेपण का निर्माण होता है। जैसे इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मान लें कि इस तरह से आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसमें क्या हो जाता है, वो अविलेय अवक्षेप का निर्माण होने लगता है। यहाँ पर जैसे ये है बेरियम है, तो बेरियम पर क्या है 2+ आयन है, इस पर कितना है 2+ आयन, 2+ आयन यहाँ पे है, और यहाँ पर जो कि SO4 इसमें 2- आयन है। तो इस तरह से देखिए इसमें आयन का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लस आयन हुआ, यहाँ पे माइनस आयन हुआ। तो इस तरह से इसमें माइनस और प्लस का जो आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, तो इसलिए इसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान तरह से इसको समझाया गया है, ठीक है ना। जो सफ़ेद अविलेय अवक्षेपण, सफ़ेद अविलेय अवक्षेपण का मतलब होता है सफ़ेद कलर का, उसमें अविलेय अवक्षेपण जो घुलेगा मिलेगा नहीं, जो घुलेगा नहीं उसे हम कहते हैं अविलेय अवक्षेपण का निर्माण होता है। अब तो देखिए Ba जो है SO4 है, तो इसमें दोनों को जब मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है BaSO4। अब यहाँ पर जो है कि एक चित्र और आकृति के माध्यम से देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि जो यहाँ पे घुलने योग्य जो पदार्थ है तो उसको क्या किया जाता है, नीचे की तरफ यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से आप देखिए कि जब जल के नीचे जो है कि सफ़ेद कलर का जो है कि बच जाता है, उसे अवक्षेपण कहते हैं। आइए हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन, है ना, उपचयन और अपचयन। देखिए इसका डिफिनेशन नीचे दिया हुआ है कि उपचयन जो होता है पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। ह्रास होने का मतलब कमी होना, ह्रास से मतलब क्या होता है, कमी होना। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास से कमी होना। बहुत इसमें आसान मेथड दिया, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, ये उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना। देखिए अब यहाँ पर उल्टा हो गया, जहाँ पे फर्स्ट में हाइड्रोजन का ह्रास होता था, यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसका उल्टा जस्ट नियम है, याद करें तो हो जाएगा, बहुत आसान है ना। यहाँ पर दिया है कार्बन, जिससे कार्बन के साथ जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब ये कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन जो ये यहाँ पर जो है कि कार्बन जो है यहाँ पे उत्पाद के तरफ में देखिए यहाँ पे CO2 का निर्माण किया, जो उपचयन अभिक्रिया होती है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कि नहीं है, जो यहाँ पर जब उत्पाद में बना है तो CO2 हो गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसलिए इसके उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब हम जो है कि दूसरा पढ़ेंगे ऑक्सीजन का ह्रास होना। देखिए भाई अब ऑक्सीजन का ह्रास होगा, अब CuO है, ठीक है ना,
कॉपर है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये दोनों साथ में है। अभिकारक के तरफ है आप प्लस जो है कि H2 है जो हाइड्रोजन है जिसमें उष्मा देते हैं, इसको खूब गर्माते हैं, ठीक है ना, इसको गर्म किया जाता है। तो जब गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है Cu + H2O। देखिए इसमें क्या होगा, दूसरे में विस्थापित होगा कि नहीं हो गया। तो वही कहने का मतलब है कि जो उसमें O है वो क्या हो जाता है, दूसरे में विस्थापित हो जाता है। तो ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, जहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, कमी होती है, तो ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है कि आप समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे और इसके नियमों को याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है कि समीकरण को हल करने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन वहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये उपचयन अभिक्रिया इसमें हुई है ना। उसमें पहले वाले में देखिए अपचयन था, अभिक्रिया था, जो Cu के साथ जो है कि हमारा Cu जो है कि अकेला हो गया है वहाँ पे, और हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है ना। तो इसके वजह से जो है कि ये क्या होता था, अपचयन अभिक्रिया होती है। नीचे वाले जो कि उपचयन अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन के साथ देखिए ऑक्सीजन क्या बढ़ गया, तो इसको रेडोस कहते हैं। तो पीछे वाले पेज पे हमने उपचयन के बारे में पढ़ा, तो आइए उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं, इसका प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए संक्षारण होता है। संक्षारण मतलब होता है किसी चीज़ का गलना, ठीक है ना, किसी चीज़ का गलना, टूटना, ये संक्षारण होता है। तो जब कोई धातु आर्द्रता, नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, मतलब उससे मिलता है, तो धातु संक्षारित हो जाता है, मतलब गलने लगता है, टूटने लगता है, कमजोर होने लगता है। आर्द्रता, नमी से, वायु से, पानी और अम्ल से। जैसे उदाहरण में यहाँ पे दिया हुआ है कि लोहे पर जंग लगना। आप देखें लोहे पर जब जंग लगता है धीरे धीरे वो टूटकर भूरे कलर का उसका कलर होने लगता है, वो धीरे धीरे गिरने लगता है, ठीक है ना, कमजोर पड़ जाता है। चांदी, जो सिल्वर पर काली परत जो हो जाती है, कभी कभी चांदी का देखें कि आप ब्रेसलेट पहने होते हैं तो वो क्या हो जाता है, पानी के संपर्क से, आपके पसीने और पानी के संपर्क से आने पर उसका जो है कि कलर जो है चला जाता है, काला पड़ जाता है, देखे है ना। तो ये उदाहरण है, लाइव उदाहरण है। अब यहाँ पर तांबे पर हरी परत, तांबे के बर्तन में यदि आप देखें कुछ अम्ल का जो है कि यदि संपर्क में आता है तो उसका जो है कि हरा हो जाता है, कलर उसका हरा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब संक्षारण का मतलब होता है वह पदार्थ जो होता है क्या होता है, कमजोर होने लगती है, कमजोर होकर धीरे धीरे क्या होता है, गिरने लगता है। तो उसमें उपचयन अभिक्रिया होती है जिसके वजह से प्रक्रियाएं होती हैं और ये नुकसान होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसके संक्षारण से बचाव के लिए, मतलब नुकसान होने से बचने के लिए आप पेंट करते हैं, देखते हैं ना, आप पेंट करते हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, है ना, लोहे की जितने बनी हुई, इसका पेंट किया जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, वो संक्षारित से बच जाता है, वो नुकसान नहीं हो पाता है। आइए यहाँ पे पढ़ते हैं विकृत गंधिता, विक्री गंधिता। विक्री मतलब बिगड़ जाना, गंधित मतलब होता है जो उसकी अवस्था होती है वो अवस्था से बिगड़ जाता है, उसकी अवस्था खराब हो जाती है, तो यह विक्री गंधिता होती है ना। जैसे वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है और गंध में परिवर्तन हो जाता है। आप जानते ही हैं कि घर में जब बहुत सारी चीज़ें बनाकर हम रखते हैं गर्मियों के समय में, तो क्या होता है कि उसमें जो है कि उसका स्वाद बदल जाता है, वो खट्टा लगने लगता है स्वाद में, और उसका गंध भी बहुत स्मेल करने लगता है। जैसे कोई सब्जी है या तो दाल है, गर्मियों के समय में दाल यदि हम सुबह बनाकर रखते हैं तो शाम तक वो नहीं चल पाता है, तो उसका महकने लगता है। उसी तरह सब्जियां भी होती है या तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं, तो उसके जो स्वाद बदल जाते हैं, गंध बदल जाते हैं। तो उससे बचाव का तरीका यही होता है कि उसको यदि फ्रिज में हम रखते हैं तो फ्रिज में रखने के बाद जो है कि उसमें जो है कि विक्र गंधिता कम हो जाती है, उसका उपचयन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वह वस्तु उसमें सुरक्षित बची रहती है, ठीक ना। अच्छा, आप जानते ही हैं कि ये जो कुरकुरे होते हैं, ये जितने भी चीज़ बने होते हैं जो पैकेट में पैक किया जाता है, तो वो सुरक्षित क्यों रहता है, क्योंकि उसको तला जाता है। तलने के बाद जो है कि उसको क्या करते हैं, उसको पैकेट में जब रखते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, और जिसकी वजह से वो क्या होता है कि उसकी जो गंध जो होता है, उसका जो स्वाद होता है वो बदलता नहीं है, वो सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। तो उसी प्रकार विक्री गंधिता से बचने के लिए क्या हो जाता है, फ्रिज का जो प्रयोग किया जाता है, फ्रिज में जब उसको रखते हैं तो सुरक्षित रहता है। आइए हम आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर देखा जाए, ताप के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। पहला उसमें है ऊष्माक्षेपी, जो तापमान के आधार पर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पहला है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, इस अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसमें गर्मी जो है क्या होती है, उत्सर्जित करती है, निकालती है।
जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जो उत्पाद होता है ना, उत्पाद बनेगा तो उसके साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होगा, उससे हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा होता है उष्माशोषी अभिक्रिया, वो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। उष्माशोषी अभिक्रिया जो है ना उष्माक्षेपी अभिक्रिया का वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए CH4 है, मेथेन है, ये गैस है, और इसमें जो संयोग करते हैं प्लस करते हैं ऑक्सीजन, ये भी गैस है। जब दोनों को मिलाया जाता है, ठीक ना, तो इसमें भी अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसको टेम्परेचर देते, ताप देते हैं ना। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, गैस के रूप में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। और यहाँ पर 2H2O, ये जो है कि हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब होता था ना H2O, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है कि इसका निर्माण हो जाता है, तो ये जो है कि गैस बन जाता है। और लास्ट में इसका क्या होता है, उष्मा, ये उष्मा उत्सर्जित करता है। यहाँ पर जो है कि उत्पादक के तरफ देखते हैं कि उत्पादक में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, 2H2O बन जाता है, ये गैस बन जाता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। और उष्मा का ये क्या करता है, यहाँ पे उत्सर्जन करता है। तो इस तरह से उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन करता है। उष्माशोषी अभिक्रिया करता है, क्या इसका मतलब होता है, ये देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसकी सबसे अधिकता देनी पड़ती है, उष्मा ज़्यादा देना पड़ता है, गर्मी देना पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, प्रकाश देना पड़ता है, विद्युत ज़्यादा देना पड़ता है, तब जाकर वो 2 भागों में टूटता है, 2 भागों में, 3 भागों में, जितने भागों में टूट जाए। जबकि पहले वाले में ये नहीं था, पहले वाले में क्या था कि उसमें उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि इस जिन अभिक्रियाओं को, अभिकारक को तोड़ने के लिए ये उष्मा और प्रकाश, विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जैसे वियोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था, वियोजन में क्या होता है, वो दो से अधिक भागों में तोड़ देता है, उसको विखंडित कर देता है। तो उसी तरह यहाँ पर जो है कि उष्मा, प्रकाश और विद्युत की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो है कि यह जो है कि उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान है। इस तरह से मुझे अब पूरा विश्वास होगा कि आपको ये आपको पाठ के सभी विषय समझ में आए होंगे, और आप जो है कि अधिक से अधिक अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, जो भी रिश्तेदार, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास भेजें कि ताकि उनको जो है कि इसका हेल्प मिल पाए और उनको उसकी सहायता मिल पाए, और अच्छी तरह से उनको जो है कि ये चीज़ें तैयारी कर पाएँ और अच्छे मार्क उठा पाएँ। यही उम्मीद से बनाए हो ये वीडियो। और यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम्स और दिक्कत होती है तो आप जो है कि इसको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, तो हम जो है कि उस पर जो है कोई एक वीडियो बनाकर आपको समझाने के पूरी प्रयास करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।